तो हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का द एनबीआर मास्टर के एपिसोड 12 में। जो कि बता दूं भाई, इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है एंड आई डोंट नो कि भाई इस सीरीज का सीजन 2 कब आने वाला है। वेल, जब भी आएगा मैं उसको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आई नो कि भाई ये एपिसोड थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, बट क्या करूंगा, मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मेरे को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिला। बट कोई नहीं, मैं बता दूं आपसे एपिसोड एकदम टाइम पर आने वाले हैं। तो गाइस, अब बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं एलडी ग्रिड ने भाई हमारे कर्ड को पैरालाइज कर दिया होता है। एंड भाई कर्ड तो अब हिलडुल क्या कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। वहीं एलडी ग्रिड फैमाल से भी पूछ रही होती है, वेल एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सच में यही चाहती हो? वहीं फैमाल भी बोल रही होती है, हाँ प्लीज मेरे डैड को ठिकाने लगा दो। वेल, ये अपने डैड को ही ठिकाने लगवाना चाह रही होती है। वहीं ये चीज सुनकर तो कर्ड भी एकदम हिल चुका होता है कि क्या ये अपने डैड से इतनी नफरत करती है। वहीं हमें देखने को मिलता है भाई मार्गरेट भी काफी डर चुका होता है कि क्या मेरी बेटी मुझको ही ठिकाने लगवाना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये इतनी बदल कैसे सकती है। हमें देखने को मिलता है वो तो वहां से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ आता है उसे देखने को मिलता है वहां पर तो यूलिशिया एंड लिज तो पहले से ही इसका इंतजार कर रही होती है। जहां लिज बोल रही होती है, वेल भागने का कोई फायदा नहीं है मार्गरेट, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे। तुम्हारी बेटी को एगिंग सिंड्रोम है ना। मार्गरेट भी लाइक, अगर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वहीं लिज बोलती है, वेल ये सब छोड़ो, मुझे पता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है एंड अगर तुम इस कर्ज को हटा भी ले लेते हो तो भी तुम्हारी बेटी बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली, वो बूढ़ी की बूढ़ी बनी रहेगी। लेकिन शायद तुम इस चीज को मानना नहीं चाहते एंड अपनी बेटी को ज्यादा बूढ़ा होता हुआ नहीं देख सकते। इसी वजह से भाई तुम डीमन सेल से भाई हमेशा ही जबान रहने वाली पिल को बनवाना चाहते हो, यही बात है ना? तभी मार्गरेट बोलता है, वेल मैंने इतनी मेहनत की अपनी बेटी को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैंने वो सब किया जो कि उस आदमी ने मुझसे करने को लिए कहा था, लेकिन देखो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी सोल को बेचकर भाई डीमन को बुलाऊंगा और अपनी बेटी को ठीक करवाऊंगा। वहीं लिज भी एकदम हिली हुई होती है कि आखिर ये किस आदमी की बात कर रहा है। हमें देखने को मिलता है भाई मार्गरेट ने तो एक शीशी को भाई जमीन पर फेंक दिया होता है, जिससे कि वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी होती है। एंड भाई वो अपने हाथों पे एक कट लगाकर अपने ब्लड को वही उसी सर्कल पर लगा देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई ये इसका रिचुअल तो एकदम फुसकी निकलता है। वहीं ये बोल भी रहा होता है, वेल ससुरा ये फॉर्मेशन एक्टिवेट काहे को नहीं हो रहा है बे, जबकि मैं इस फॉर्मेशन के नीचे के मौजूद ले लाइन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहीं लिज बताती है, वेल ले लाइन, वैसे मार्गरेट मुझे नहीं लगता कि अब तुम कभी भी ले लाइन का इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि कल जो हॉट स्प्रिंग खुदा था मुझे लगता है उसकी वजह से वही ले लाइन का भाव बदल चुका है। वेल आई थिंक यहाँ पर किसी एनर्जी की बात चल रही है। मार्गरेट को दिखती है वो भी एकदम हिला हुआ होता है कि क्या एक हॉट स्प्रिंग के खुदने से इतना सब कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, रुको रुको, कल क्या तुम मुझसे इसी वजह से परमिट मांगने आई थी? वेल कहीं तुम्हें मेरे इरादों के बारे में पहले से ही तो अंदाजा नहीं था, इसी वजह से तुमने मुझे रोकने के लिए पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। हमें देखने को मिलता है लिज भी ये चीज सुनकर थोड़ी हिली हुई होती है, लेकिन ये बोल तो सकती नहीं ना कि मुझे इसके बारे में पहले से पता नहीं था, इसी वजह से वो काफी चौड़ में खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एलडी ग्रिड भी आ चुकी होती है, जिसको देखकर तो भाई मार्गरेट की फटके चौसठ हो चुकी होती है। तभी लिज बोलती है, वेल अच्छा तो तुम ही एलडी ग्रिड हो? वेल सोल फ्लेयर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वहीं एलडी ग्रिड भी लाइक, ओ वेल क्या तुम लोग कर्ड के दोस्त हो? वेल मेरे कर्ड का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वही हम लिज को देखते हैं, उसे ये बात काफी बुरी लगती है। वो बोलती है, वेल शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कि भाई मेरे से पहले तुमने मेरे कर्ड का काफी अच्छे से ध्यान रखा था। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई दोनों के ही दरमियान काफी तगड़ी सी फाइट सी छिड़ चुकी होती है। लेकिन बीच में यूलिशिया आ जाती है एंड बोलती है, वेल यार जरा सिचुएशन तो देख लो कि हम लोग किस सिचुएशन में है, वैसे कर्ड कहाँ है? तभी एलडी ग्रिड बता दिया, वेल दरअसल मैंने उसे थोड़ा पैरालाइज कर दिया एंड वो अंदर आराम कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो कि आगे होने वाला है ये सब चीजें वो भी देखे। ये बोलते हुए वो अपनी तलवार को भाई मार्गरेट की तरफ पॉइंट कर देती है। हमें देखने को मिलता है इस सभी चीजों को देखकर तो भाई यूलिशिया एंड लिज दोनों ही एकदम हैरान हो जाते हैं एंड एलडी ग्रिड को शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी एलडी ग्रिड बोलती है, वेल तुम लोगों को क्या लगता है अगर आज ये डीमंस को बुलाने में फेल हो गया तो क्या ये इन फ्यूचर भाई डीमंस को नहीं बुलाएगा? अगर ये डीमंस को बुला लेता है तो ये काफी सारे बेगुनाह लोगों की सोल्स को खतरे में डाल देगा। एंड इसे क्या लगता है, क्या इस चीज से इसकी बेटी खुश होगी? और यही रीजन है कि इसकी बेटी ने मुझे इसे ठिकाने लगाने के लिए कहा है। हमें देखने को मिलता है मार्गरेट भी जैसे ये चीज सुनता है भाई बोधी भी एकदम हिल जाता है एंड काफी इमोशनल हो चुका होता है कि अच्छा तो मेरी बेटी ये चाहती थी। वेल मैं तो बस चाहता था कि मेरी बेटी जिंदा रहे एंड मैं उसे इस तरीके से रोज रोज तड़पता हुआ नहीं देख सकता था, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सोल भी बेचनी पड़ती या फिर दूसरों की सोल का बलिदान ही क्यों ना करना पड़ता, भाई मैं इसके लिए भी तैयार था। हमें देखने को मिलता है भाई अब हिल्डी ग्रिड भी इसको ठिकाने लगाने के लिए एकदम तैयार होती है। तभी हमें देखने को मिलता है वहां पर फेमाल आ चुकी होती है, जो कि भाई हिल्डी ग्रिड को रोक देती है। एंड हमें देखने को मिलता है भाई फेमाल तो एकदम ठीक हो चुकी होती है एंड काफी यंग हो चुकी होती है। उसके डैड भी उसे इस तरीके से देखकर काफी हिले हुए होते हैं कि बेटा तुम ठीक कैसे हो गई बे। फेमाल भी लाइक, वेल इसका पूरा क्रेडिट भाई मिस्टर कर्ट को जाता है, जिन्होंने भाई मुझको हॉट स्प्रिंग बंस खिलाया एंड उसी की वजह से मैं आज ठीक हो पाई हूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई मार्गरेट एंड वहां मौजूद सभी लोग एकदम हिले हुए होते हैं। वहीं यूलिशिया एंड लिज के लिए तो
ये अब नॉर्मल हो चुका होता है, इसी वजह से वो लोग एकदम नॉर्मल रिएक्शन दे रहे होते हैं। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर में कर्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कर्ड की बेटी यानी आकुरी भाई कर्ड को बार बार आवाज लगा रही होती है कि डैडी अब उठ भी जाइए ना। भाई हम कर्ड को देखते हैं वो बोल या हिल वगैरह नहीं पा रहा होता, हालांकि वो सब कुछ सुन पा रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में देखते हैं भाई इसके ऊपर स्पेल का स्तर भी अब धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड वो हल्की सी आवाज में बोलता है, वेल आकुरी मैं चाहूंगा कि मेरे बैग से तुम ब्राउन बोतल निकालो एंड उसमें से एक पिल निकाल कर मेरे मुंह में डाल दो। हम देखते हैं आकुरी भी ऐसा ही करती है एंड जैसे ही वो ऐसा करती है भाई कर्ड भी फौरन से उठकर बैठ चुका होता है एंड फाइनली वो फुल रिकवर हो चुका होता है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर में हिल्डीग्रेड एंड लिज की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां अब अपनी बेटी की सही हालत को देखकर भाई मार्गरेट को भी पता चल चुका होता है कि वो जो अब तक कर रहा था वो एकदम गलत था, इसी वजह से वो लिज से माफी मांगने लगता है। वहीं लिज भी लाइक देखो किसी इनोसेंट डीमन को कैद करना साथ ही साथ किसी डीमन को बुलाने की साजिश करना ये काफी बड़ा अपराध है एंड में से रॉयल फैमिली के होने के नाते भाई बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। हमें देखने को मिलता है जैसे ये चीज फेमाइल सुनती है वो भी भागते हुए अपने पापा के पास आ जाती है एंड बोलती है, वेल ये गलती मेरी थी एंड मेरे डैड ने तो बस मेरी वजह से ये सब किया है, प्लीज मेरे डैड को माफ कर दीजिए एंड अगर कुछ सजा वगैरह देनी है तो आप मुझे दे सकती हैं। वहीं लिज बोलती है, वेल क्या तुमने सही तरीके से सुना नहीं, एक रॉयल फैमिली के होने के नाते मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन अभी मैं एक साधारण लेडी हूँ जो कि एटलिया में भाई ट्रेनिंग ले रही है। वेल मैं वही चीज करूंगी जो कि हमारे एटलिया के लिए एकदम बेस्ट होगा, तो अब से तुम हमारे एटलिया के लिए एकदम लॉयल रहोगे एंड जो भी हमारे एटलिया के लिए हो सकेगा तुम वो सब करोगे। क्या तुम्हें समझ में आया? हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज के लिए तो भाई मार्गरेट भी तैयार हो जाता है एंड खुशी खुशी वही लिज का शुक्रिया अदा करने लगता है। वही लिज हिल्डीग्रेड से बोलती है, वेल ये सब चीजें खत्म हो जाएं फिर मुझे तुमसे कुछ बात वगैरह करनी है, लेकिन हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इन सब चीजों के होने के बाद मैं तुम्हें एंड सोल्फियर को यहाँ से जाने की इजाजत दे दूंगी। वही हिल्डीग्रेड भी नॉर्मल सा रिएक्शन देती है एंड बोलती है, वेल ठीक है। हमें देखने को मिलता है यूलेशिया भी काफी खुश होती है एंड बोलती है, वेल अब हमें बस इस सर्कल को मिटवाना है, तो वही कर्ड कहाँ है? वेल चलो हम लोग उसे लेने चलते हैं। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है एंड बोलता है, वेल मेरी लिखी हुई किसी भी स्क्रिप्ट में भाई कभी खुशनुमान तो हो ही नहीं सकता एंड मेरी स्क्रिप्ट्स में वही होता है जो कि मैं चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई वहाँ मौजूद सभी लोग थोड़े से घबरा रहे होते हैं। वहीं हिल्डीग्रेड बोल रही होती है, तो स्क्रिप्ट आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं स्क्रिप्ट भी लाइक, वेल यहाँ पर मेरी स्क्रिप्ट को कोई ओवरराइट कर रहा है एंड मैं यहाँ पर बस इस चीज को एडिट करने आया हूँ। हमें देखने को मिलता है वो इसी तरीके से घुमा फिरा कर एंड अजीब तरीके से बातें कर रहा होता है। वहीं हिल्डीग्रेड को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो इस बंदे को पहले से ही जानती है। ये बोलती है, वेल स्क्रिप्ट मैं कहूंगी कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वेल अगर तुम ज्यादा ट्रबल को क्रिएट नहीं करना चाहते। हमें देखने को मिलता है सभी लोग एकदम हिले हुए होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। तभी ये मोटा बताता है यानी मार्गरेट बताता है, वेल ये वही बंदा है जिसने कि मेरे पास हिल्डीग्रेड को छोड़ा था, साथ ही साथ इसी ने मुझे डीमंस को बुलाने का तरीका वगैरह भी सिखाया है। तभी ये स्क्रिप्ट बोलता है, वेल सच में हिल्डीग्रेड मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें इस किले में कैद कर दूंगा तो तुम्हारे जितने भी साथी वगैरह होंगे वो इस किले पर अटैक कर देंगे, लेकिन यार देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं हिल्डीग्रेड भी लाइक, क्योंकि मैंने अपने बंदों को पहले ही सिखा दिया था कि अगर मेरे संग कुछ भी होता है तो भाई तुम्हें इंसानों से बदला लेने की या फिर उन पर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर स्क्रिप्ट बोलता है, वेल तेरी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुझे इस चीज का पहले से ही अंदाजा था। हालांकि मैंने अपना सेकंड प्लान भी बनाकर रखा था जिसमें कि भाई इस मोटे के जरिए मैं काफी सारे डीमंस को बुलवाता, लेकिन यार ये भी एकदम फुसकी निकला। और तो और मेरा वो वाला प्लान भी एकदम फेल हो गया जब मैंने पोलान चर्च के ट्राइस्टन को वही थर्ड प्रिंसेस को ठिकाने लगाने के लिए उकसाया था। वेल एक के बाद एक भाई ये पहली बार हो रहा है जब मेरे इतने सारे प्लान बेकार जा रहे हैं। और तो और मैं तो ये देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि आखिर तुमने इस लड़की के ऊपर से कर्ज कैसे हटाया, क्योंकि इस कर्ज को तो भाई मैंने पर्सनली इस पर लगाया था। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई मार्गरेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी बेटी की बात चल रही होती है। वो अपना पंच लेकर भाई स्क्रिप्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखने को मिलता है भाई स्क्रिप्टर के आसपास तो एक इनविजिबल शील्ड लगी होती है जिससे कि भाई मार्गरेट का पंच तो एकदम फुसकी निकल जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर यूलेशिया अपनी स्वॉर्ड लेकर आ जाती है एंड काफी तगड़े तरीके से अटैक कर देती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई स्टार्टिंग में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी देर में भाई स्क्रिप्टर की शील्ड में अचानक से क्रैक पड़ने लगते हैं जिससे कि स्क्रिप्टर भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल क्या ये होली स्वॉर्ड है? वेल अगर ये होली स्वॉर्ड है तो मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। वेल मुझे लगता है कि मुझे उसे बुला लेना चाहिए। ये बोलते हुए वो एक लिक्विड को बाहर निकालने लगता है। हमें देखने को मिलता है हिल्डीग्रेड चिल्लाते हुए बोलती है, वेल कोई उसे रोको, उसे उस लिक्विड का यूज करने बिल्कुल भी मत देना, नहीं तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें देखने को मिलता है लेकिन काफी देर हो चुकी होती है एंड वो बंदा लिक्विड का यूज कर चुका होता है एंड हमें देखने को मिलता है वहां पर काफी तगड़ी सी फॉर्मेशन बन चुकी होती है जिसमें से भाई उसी डीमन की जिसको कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं उसी की आवाज आने लगती है। इनफैक्ट वही डीमन ही आ चुका होता है जो कि बोल रहा होता
अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ पुराने चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। तभी यूलिशिया बोलती है वेल आखिर तुम जिंदा कैसे हो। तभी ये डीमन बोलता है क्योंकि हम डीमंस की सोल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड जिस टाइम तुमने मुझे पिछली बार हराया था वेल वो तो मेरी सोल का छोटा सा हिस्सा था एंड आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। हमें देखने को मिलता है लिज भी अपना वेपन निकालने लगती है, लेकिन वो डीमन भाई इसके हाथों पर ही अटैक करके इसके वेपन को इससे दूर कर देता है। वहीं यूलिशिया भी इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उससे पहले ही भाई ये डीमन तो अपनी ब्लैक एनर्जी से कुछ तीर टाइप बना लेता है एंड यूलिशिया एंड लिज पर अटैक कर देता है, जिससे कि ये लोग भी काफी इंजर्ड हो चुके होते हैं एंड वो ब्लैक तीर अभी भी इनके बाजुओं में घुसा हुआ होता है। वहीं डीमन तो काफी खुश हो रहा होता है कि तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मुझे जरा सा भी खरोंच भी नहीं पहुंचा सकती। मुझे जो चीज चोट पहुंचा सकती है वो है होली स्वॉर्ड, जो कि इस लड़की के हाथों से काफी दूर गिर चुकी है। वेल यहाँ वो यूलिशिया की स्वॉर्ड की बात कर रहा होता है, जहाँ एरो लगने के बाद उसके हाथों से काफी दूर गिर चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है लिज बोल रही होती है वेल अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वेल इसकी सोल अभी भी थोड़ी इंजर्ड है, क्योंकि पिछली फाइट के दौरान हम लोगों ने इसकी सोल के एक पार्ट को काफी बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से ये अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया। इसी वजह से ये हम लोगों को भाई डैमेज दे रहा है, जिससे कि भाई इसकी सोल धीरे धीरे कर रिकवर हो सके। यूलिशिया बोलती है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें इसको ठिकाने लगाने की जगह इसके सोल को टारगेट बनाना चाहिए, है ना। वहीं लिज भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही समझा वेल अगर हम लोग इसको सोल को हिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर ज्यादा देर टिक पाएगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो डीमन भी एकदम मिल जाता है कि ओ तो तुम लोगों को पता चल गया कि मुझे तुम लोगों के दर्द एंड तुम लोगों की चीख एंड नफरत से मेरी रिकवरी काफी तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर ठिकाने लगाऊंगा। हमें देखने को मिलता है लिज भी अपने मन में सोच रही होती है वेल अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ एंट्री हो जाती है हमारी कर्ड की, जो कि सभी को आवाज लगाने लगता है कि वेल अगर तुम लोग इस सर्कल में क्या कर रहे हो। लेकिन तभी उसकी नजर भाई इस डीमन पर जाती है कि वेल अगर एक डीमन लॉर्ड यहाँ क्या कर रहा है बे, मुझे लगा था सभी डीमन लॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं। मैं सच में मैं तो काफी समय बाद एक डीमन लॉर्ड को देख रहा हूँ। वेल मेरे सीनियर्स बताया करते थे अगर एक डीमन लॉर्ड दिखे समझ लो कि उसके आसपास और भी डीमन लॉर्ड है। सच में मुझे लगता है इन्हें ठिकाने लगाना इतना भी आसान नहीं है। हमें देखने को मिलता है भाई कर्ट तो भाई इस डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा होता है। वहीं लिज को आइडिया आ रहा होता है कि कर्ट सच में अपने इमोशंस को ना जाने कैसे काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, या फिर बोले तो वो अपनी एक एक बात को दिल से बोल रहा है। वेल लगता है हम लोगों को भी अपने दिल को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। हमें देखने को मिलता है वो डीमन लॉर्ड तो अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि लड़के अगर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात करने की। ये बोलते वो काफी बड़े से फायरबॉल टाइप अटैक को हमारे गर्ड पर कर देता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है आकुरी अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करते हुए इस डीमन के अटैक को भाई इस डीमन के पीछे से इस डीमन पर ही कर देती है। हमें देखने को मिलता है सभी लोग इस चीज को देखकर एकदम हिले हुए होते हैं कि यार आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं कर्ड भी अपनी बच्ची यानी कि आकुरी की काफी तारीफ कर रहा होता है, बहुत अच्छे बेटा। हमें देखने को मिलता है आकुरी भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वहीं हम इस डीमन को देखते हैं जो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, बोल रहा होता है वेल आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस डीमन लॉर्ड को ऑफेंड करने की। वेल अब तू हेल में जा लड़के। हमें देखने को मिलता है तभी कर्ड के सामने यूलिशिया आ चुकी होती है, जिसने की भाई इन्हीं सभी सिचुएशन के दौरान अपनी स्वॉर्ड को भी ले लिया होता है। अपने मन में सोच रही होती है वेल इस बार चाहे कुछ भी हो मैं कर्ड को प्रोटेक्ट कर ही रहूंगी। ये बोलते वो अपने सीक्रेट आर्ट यानी कि वही मूव जिसको कि वो पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है, यानी कि मैजिक स्लैशिंग का यूज करने लगती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है पिछली बार की तरह ये इस बार भी इस मूव को परफॉर्म करने में नाकामयाब हो जाती है। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा निराश हो रही होती है, लेकिन तभी वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखती है एंड बोलती है वेल मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकती। कर्ड ने मेरे लिए इस स्नोफ्लेक को बनाया एंड मैं और कर्ड यानी कि ये स्वॉर्ड मिलकर भाई इस बार बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। ये बोलते वो स्वॉर्ड की एक हिडन पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि स्वॉर्ड के आसपास तो भाई काफी सारा ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। यूलिशिया बोल रही होती है वेल ये मैजिक स्लैशिंग नहीं है, लगता है मैंने कर्ड की स्वॉर्ड की एक हिडन पावर को अनलॉक कर दिया है, तो मैं इसका नाम अब से ड्रेन स्वॉर्ड रखूंगी। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो उसी एनर्जी से एक बर्ड टाइप बना लेते हैं एंड उसी से भाई इस डीमन पर अटैक कर देती है, जिससे कि भाई ये डीमन के आसपास तो काफी तगड़े तरीके से फायर लग चुकी होती है, जिसमें कि भाई ये डीमन एकदम सुलगने लगता है एंड काफी चिल्ला रहा होता है एंड इसको भी पता चल चुका होता है कि ये ठिकाने लगने वाला है। इसी वजह से ये अकेले नहीं जाना चाह रहा होता है, इसी वजह से ये अपने दोनों ही हाथों को मर्ज करके काफी नुकीला बना लेता है एंड हिल्डी ग्रिड पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे कि भाई सभी लोग हिल्डी ग्रिड के लिए काफी परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे ये अटैक हिल्डी ग्रिड को लगता है भाई ये अटैक या फिर बोले तो भाई इस डीमन का पूरा हाथ ही एकदम चूरा चूरा हो चुका होता है। भाई वो डीमन भी एकदम हिला हुआ होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी ये हिल्डी ग्रिड अपने कपड़ों से भाई वही हार्ड ब्रेड को निकालती है एंड बोलती है वेल इसकी वजह से ये कर्ड का बनाया हुआ हार्ड ब्रेड है। हमें देखने को मिलता है ये डीमन भी एकदम हिला हुआ होता है कि क्या एक ब्रेड
क्या एक और हेल्कम एंड अदर मटेरियल से भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि इसने मेरे अटैक किया भाई, मेरे हाथ को भी तोड़ कर रख दिया। वो कर्ड से भी पूछता है वेल लड़के आखिर तू है कौन? वही कर्ड भी बताता है वेल मैं तो एटलिया में काम करने वाला एक साधारण सा बंदा हूँ। वही डीमन भी लाइक वेल एक साधारण सा बंदा इस टाइप की किसी चीज को बना ही नहीं सकता। नहीं रुको, मुझे ये एहसास याद है, कहीं तुम हेस्ट ब्लिस से तो नहीं हो? हमें देखने को मिलता है कर्ड भी यहाँ बोलता है, जैसे यहाँ बोलता है भाई डीमन की तो फट के 64 हो जाती है। हमें देखने को मिलता है वो डीमन की वो बची हुई लास्ट सोल भी होती है, वो भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड काफी चिल्ला भी रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसके हेस्ट ब्लिस वालों ने इसकी क्या के ले लियो। हमें देखने को मिलता है अब शाम हो चुकी होती है एंड कर्ड भी थोड़ा बहुत डीमन लॉर्ड्स के बारे में बता रहा होता है कि दरअसल ना जाने काय को ये डीमन लॉर्ड्स हमारे विलेज में अटैक कर दिया करते थे, इसी वजह से इनसे बचने के लिए हम लोग हमेशा ही नए नए तरीकों की खोज किया करते थे। वेल एक टाइम आया एंड सभी डीमन लॉर्ड्स ठिकाने लग गए थे, लेकिन लगता है एक डीमन लॉर्ड बच गया होगा। हमें देखने को मिलता है यूलेशिया भी इन सभी चीजों को सुन रही होती है एंड अपने मन में सोच रही होती है वेल मुझे लगता है सच में ये हेस्ट विलेज वाले कुछ ज्यादा ही अनोखे होते हैं, क्योंकि इनकी बनाई हुई ये हार्ड ब्रेड भी भाई अच्छे वाले डीमन लॉर्ड को ठिकाने लगा सकती है। तो जरा सोचो कि आखिर सभी डीमन लॉर्ड्स के दिमाग पर क्या असर पड़ाएगा। मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा डीमन लॉर्ड ने तो खुद ही को ठिकाने लगा लिया होगा, क्योंकि वो लोग भी इनके अतरंगी तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमें देखने को मिलता है इन सभी की ऐसी बातें चल रही होती हैं, तभी वो स्क्रिप्टर के बनाए हुए भाई मैजिक सर्कल में अचानक से हलचल मचने लगती है एंड अचानक से एक ब्लैक होल टाइप बनने लगता है। हमें देखने को मिलता है सभी लोग इस चीज को देखकर थोड़े हैरान होते हैं, तभी हिल्डीग्रेड बताती है वेल लगता है स्क्रिप्टर के पोशन का असर खत्म हो रहा है, क्योंकि वो एक काफी कमाल का पोशन है जो कि भाई तुम्हारी बिना मैजिक पावर या बिना सोल सेक्रीफाइस के भी भाई तुम्हें डीमंस को बुलाने की आजादी देता है। लेकिन अब जब ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं तो अब ये मैजिक सर्कल भाई खुद से ही मैजिक पावर्स एंड सोल्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। समथिंग ये 100 सोल्स को तो आसपास एब्जॉर्ब कर ही लेगा। हमें देखने को मिलता है वो इसी तरीके से सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वहां पर वही मार्गरेटिव का बंदा भी आ चुका होता है, जिसको कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हमें देखने को मिलता है वो कर्ड के बनाए हुए भाई वंश वगैरह को भी लाया होता है एंड बोल रहा होता है वेल मैं आप लोगों को पूरे कैसल में ढूंढ रहा था, आप लोगों को भूख लगी होगी इसी वजह से मैं यहाँ आ गया। लेकिन तभी देखने को मिलता है भाई वो ब्लैक टाइप टेंटिकल जो कि मैजिक एनर्जी एंड सोल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आए होते हैं, वो अचानक से ही उन बंस पर हल्ला बोल देते हैं एंड उन्हें खाने के बाद भाई वो सभी अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा सर्कल ही गायब हो चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड वहां मौजूद तो सभी लोग एकदम मिले हुए होते हैं कि ससुरा अभी अभी ये क्या देख लिया बे। तो अगले सीन में हम देखते हैं ये मार्गरेटिव का बंदा भाई किसी का जासूस होता है, जो कि इन सभी बातों को किसी को बता रहा होता है, जो कि कोई लेडी होती है एंड वो लेडी भी बोल रही होती है वेल मुझे लगता है कि उस सर्कल ने भाई वंश को एक सेक्रीफाइस के तौर पर ले लिया। वो ये बंदा भी बोलता है वेल आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? तभी लेडी बोलती है वेल जरा ध्यान से सोचो भाई वंश के ऊपर का जो आटा था वो सर्कल ने उसे भाई ऊपर की स्किन समझा एंड जो अंदर की फीलिंग थी उसे सर्कल ने मांस समझा। वैसे अगर तुम्हें सही तरीके से समझाऊं तो तुम इसे ऐसा भी कह सकते हो कि ये डीमन का फेवरेट फूड था, या फिर बोले तो ये से स्पेशली डीमंस के लिए ही बनाया गया है। लेकिन सच में ये चीज काफी ज्यादा हैरान करने वाली है कि अगर भाई बंस खिलाकर ही डीमंस को बुलाया जाने लगे तो यार यहाँ तो डीमंस की पूरी फौज ही खड़ी हो जानी है। वहीं वो बंदा भी बोलता है वेल तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मिस्टर कर्ड चाहे तो वो पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को ही अपने नीचे झुका सकते हैं? क्या आप ये कहना चाहती हैं? वहीं बैंडिना भी बोलती है हाँ तुमने एकदम सही समझा। एंड गाइस ये लेडी बैंडिना ही होती है। बैंडिना पूछती है वेल तो मुझे ये बताओ कि आखिर इस सब चीजों के बाद क्या हुआ? तभी वो बंदा बताता है वेल इन सब चीजों के बाद मार्गरेटिव ने भाई अपनी बेटी को पब्लिक के सामने शो कर दिया एंड बोला कि भाई मेरी बेटी जिंदा है। एंड भाई बात की जाए वहाँ की सभी की, वो लोग भी अपने अपने घर वापस जा चुके हैं एंड मिस हिल्डीग्रेड एंड सोलफिलर भी वो लोग भी अपने किंगडम वापस जा चुकी हैं। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर वंस की शॉप एंड जो हॉट स्प्रिंग है ये तो काफी धमाके से एंड धूम धड़ाके से चल रहे हैं। वही बैंडिना बोलती है वेल ये तो काफी कमाल की चीज है एंड देखा जाए तो हम लोग उस लड़के यानी कि कर्ड के बारे में किसी और को पता चलने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। वही वो मन में सोच रही होती है वेल इस लड़के के साथ तो वही हो रहा है जो कि वो सीनियर ओल्ड मैन ने बोला था, जो कि उनकी सबसे प्यारी ख्वाहिश से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें एक आकुरी टाइप इमेज को भी दिखाया जाता है। वेल आई डोंट नो कि भाई इस सब का क्या मतलब है, हो सकता है हम लोगों को सीजन 2 में दिखाया जाए एंड कब आने वाला ये अभी हम लोगों को नहीं बताया गया है। वेल तभी देखने को मिलता है वहाँ पर वही कर्ड का वही प्रीवियस लीडर गोल नोवा भी आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वेल क्या चीज देखकर हैरान हुआ है ये भी हम लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कर्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लोगों को बताया जाता है कि कर्ड अब एक नाइट बन चुका है। हम देखते हैं ये सभी लोग फाइनली एटलिया में आ चुके होते हैं एंड सभी लोग कर्ड की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं कर्ड बोल रहा होता है वेल इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, वेल फेस्टिवल तो काफी ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन यार मैंने वहां ज्यादा कुछ किया भी नहीं था, ज्यादातर तो लेज एंड यूलेशिया ने किया था, लेकिन फिर भी ना जाने काय को मेरे को भाई नाइट बना दिया गया। हमें देखने को मिलता है भाई पास्ट में क्या हुआ था। वही मार्गरेटिव ने वही कर्ड को वही बंस एंड
हॉट स्प्रिंग बनाने के लिए सम्मानित किया होता है एंड उसे एक स्पेशल नाइट बना दिया गया होता है। कर्ट तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा होता है। वहीं हम लिज और यूलिशा को देखते हैं जो कि यूलिशा की काफी तारीफ कर रही होती है कि यार तुम भी अब बैरोनीस बन चुकी हो। वहीं कुरुटो की बात की जाए तो अब वो भी वही यहाँ के वाइस रॉय बन चुके हैं एंड अब मुझे लगता है कि अपने नए प्लान को स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। कर्ट को मार्गेटिव बनाने का प्लान। तभी अगले सीन में हमें एल्डिग्रेड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डिग्रेड एंड सोल फ्लेयर भाई अपने नेशन की तरफ जा रही होती हैं। वहीं एल्डिग्रेड तो अपने हाथ में एक फ्लॉवर को पकड़े हुए होती है जो कि भाई उसे कर्ट नहीं दिया होता। हमें देखने को मिलता है जैसे ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कर्ट इसके पास आया होता है एंड इसे फ्लॉवर दिया होता है एंड माफी मांग रहा होता है कि वेल मुझे माफ करना, मुझे रेनबो फ्लॉवर मिला नहीं, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए भाई और शेलकम से ऐसे बना दिया। एल्डिग्रेड भी लाइक सच में वहीं कर्ट भी लाइक और क्या। वैसे भी कहा जाता है कि भाई अगर लेडीज के लिए तुम अगर गिफ्ट वगैरह बना रहे हो तो तुम्हें और शेलकम का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में इन सभी चीजों को सोच सोच कर भाई एल्डिग्रेड काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बना रही होती है। वो बोल रही होती है वेल सच में भाई कर्ट को तो लड़कियों से बात करने का तरीका आता ही नहीं, लेकिन सच में वो बंदा काफी ज्यादा क्यूट है एंड काफी ज्यादा मासूम भी है। भी हम लोगों को कर्ट की बात सुनाई जाती है वेल ये मेरी कहानी है एक बेबस लड़के की जिसको कि भाई हीरो पार्टी से उसे निकाल दिया गया था। फिर मुझे भाई एटलियर में शामिल होने का मौका मिला एंड मुझे यहाँ पर काफी सारे दोस्त भी बनाने को मिले। वेल सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हमें देखने को मिलता है ये लोग तो दबा कर खाना वगैरह खा रहे होते हैं। वहीं कुरुडो तो एक इल्यूजन होता है इसी वजह से खा नहीं पा रहा होता है। कर्ट बोलता है वेल क्या हुआ मिस्टर कुरुडो, क्या खाने में कोई खराबी वगैरह है। वहीं कुरुडो भी लाइक अरे नहीं नहीं बेटे दरअसल मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है इसी वजह से। वैसे मैं बता दूं दरअसल मैं जल्दी रॉयल कैपिटल के लिए निकलने वाला हूँ, इसी वजह से मैं अपनी वाइस रॉय की पोस्ट भाई लिज मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम्हें ही वाइस रॉय का काम संभालना पड़ेगा। एंड कर्ट तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इस एटलिया का नया एटलिया मास्टर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस एटलिया को और भी ज्यादा ग्रो करो। हमें देखने को मिलता है कर्ट जैसे इस चीज को सुनता है वो तो काफी ज्यादा हिल जाता है कि क्या आप मुझे एटलिया मास्टर बना रहे हो। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमें देखने को मिलता है सभी लोग उस पर फोर्स देने लगते हैं कि यार हम देख चुके हैं कि तुम्हारी काबिलियत कितनी ज्यादा है, मुझे लगता है कि तुम ये काम काफी अच्छे से कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है सबके कहने की वजह से अब कर्ट भी इन लोगों को मना नहीं कर पाता एंड बन जाता है नया एटलिया मास्टर। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना एपिसोड 12 एंड सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वेल इसका सीजन 2 जैसे ही आएगा मैं उसको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा एंड मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन एंड न्यू सीरीज को लाने वाला हूं तो फिर प्लीज वेट कीजिएगा। वेल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुम लोगों से न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।